अगर आप मुझसे कहें कि दुनिया में कोई एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने कि सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट का नुकसान किया हो, तो मैं ओपेनहाइमर का नाम नहीं लूँगा, जिसने एटम बम बनाने में अमेरिका की मदद की थी और उसकी वजह से जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में कितने ही दिनों तक रेडिएशन था, लाखों लोग मारे गए और बहुत दिनों तक रेडिएशन की वजह से बच्चे विकलांग पैदा होते थे। उससे भी ज़्यादा खतरनाक आविष्कार हुए और ये दो खतरनाक आविष्कार संयोग से एक ही व्यक्ति ने किए और उसका नाम था थॉमस जूलियर मिजली। मिजली एक मैकेनिकल इंजीनियर था और उसने जनरल मोटर्स में नौकरी हासिल की 1916-17 के आसपास और वहाँ की लैब में इंजन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। उसने देखा कि इंजन को ज़्यादा तेज़ी से चलाने पर उसमें खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, इसे नॉकिंग कहते हैं। और उसने ये पाया कि अगर फ्यूल में कुछ ऐसे एडिटिव्स मिलाए जाएँ तो ये नॉकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो नॉकिंग दरअसल इंजन का डिफेक्ट नहीं था बल्कि पेट्रोल का डिफेक्ट था। और जो फ्यूल में एडिटिव मिलाए जाने वाले थे उसमें से इथेनॉल सबसे अच्छा कैंडिडेट था और ये बड़ा महंगा था। तो जनरल मोटर्स ने मिजली को ये काम सौंपा कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कोई दूसरा केमिकल इसमें मिलाया जा सकता है क्या, और उसने खोज की TEL की, टेट्रा इथाइल लेड, और इसे एंटी नॉकिंग एजेंट कहा गया। यानी ज़रा सी मात्रा इसकी पेट्रोल में मिलाएंगे तो इंजन की खड़खड़ाहट बन जाएगी और इंजन ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमिक हो जाएगा, कम फ्यूल खर्च होगा और ज़्यादा इंजन की क्षमता बढ़ जाएगी। इसे उन्होंने इथाइल नाम दिया क्योंकि लेड के बारे में करीब 100 साल से साइंटिस्ट लोग जानते थे कि ये बड़ा टॉक्सिक होता है। बहुत कम मात्रा, स्पेशली बच्चों के लिए न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होते हैं, IQ लो जाती है, लंग्स के लिए ख़तरनाक है, और बहुत ज़रा सी मात्रा ऐसी काफ़ी होती है पॉइज़न का असर दिखाने के लिए। तो उन्होंने लेड शब्द को जानबूझ के छिपाया और इथाइल नाम से इसका प्रचार किया। क्योंकि ये स्लो पॉइज़न है तो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस और ब्रीफिंग में मिजली थोड़ी सी बूंदें लेड की लेता था हाथ पे और उसे सूंघ करके लोगों को दिखाता था कि ये कितनी सेफ़ है। बाद में हालांकि कुछ सालों बाद उस लैब में काम करने की वजह से उसके फेफड़ों में लेड टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स आने लगे। उसे मायामी में जाकर के छुट्टियां मनानी पड़ी कई महीनों तक, ताकि उसके फेफड़े जो हैं वो लंग्स जो हैं वो इस लेड से छुटकारा पा सकें। उसके बाद कोई 1920 से लेकर के सन 2000 तक दुनिया भर में पेट्रोल की गाड़ियों ने इतना ज़्यादा लेड छोड़ा एनवायरनमेंट में कि ऐसा कहते हैं कि पूरी की पूरी 2 पीढ़ियों की IQ कम हो गई। बाद में एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च हुआ अमेरिका में और पता चला कि जब से टेट्रा इथाइल लेड यूज़ हो रहा है उसका, और जब से ये बंद हो गया यूज़ होना, उसका कर्व और अमेरिका में जो बढ़ते हुए क्राइम थे और फिर जब वो घटे लेड के बंद होने के, दोनों बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं 22 ईयर्स के लैग के साथ। यानी कि जो बच्चे बड़े होंगे उन्हें 22 साल लगेगा और फिर वो क्राइम में ज़्यादा इंडल्ज होंगे क्योंकि लेड टॉक्सी से उनका माइंड और IQ कम हो गई और उनका माइंड में क्रिमिनल इंस्टिंक्ट आ गए। फिर दुनिया भर की सरकारों ने ये डिसाइड किया कि लेड को बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, और इंडिया ने सन 2000 आते आते लेड को एज ए एडिटिव पेट्रोल में मिलाने पे बैन लगा दिया। तो अगर आप सन 2000 से पहले पैदा हुए हैं तो हो सकता है आपकी IQ कम हो। लेकिन ये जो हवा में लेड था फिर ये गया कहाँ? ये धीरे धीरे सेटल डाउन हो गया सॉइल में। तो हमारी मिट्टी में अभी भी बहुत ज़्यादा लेड है, और मिट्टी के बने हुए बर्तन अगर आप इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि उसका कुछ अंश आपके पेट में भी जा रहा है तो हो सकता है कि अभी भी हमें लेड टॉक्सिसिटी हो रही हो। बिजली जो दूसरा आविष्कार किया वो था टेट्राक्लोरो मीथेन का, या जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। उस टाइम रेफ्रिजरेटर्स में जो गैसेस यूज़ की जाती थी वो थी सल्फ़र डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये खतरनाक हुआ करती थी, टॉक्सिक हुआ करती थी और इन्फ्लेमेबल हुआ करती थी, यानी कि इनमें आग लगने की भी संभावना होती थी। तो मिजली ने ये देखा कि ये जो CCl4 गैस है ये बहुत स्टेबल होती है और साथ ही ये जल्दी ख़त्म नहीं होती है और बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। इसके लिए भी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में CCl4 को अपने लंग्स में लेकर के इनहेल करके लोगों को बताया कि ये कितनी सेफ़ है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और इस मामले में वो सही था। पर इस गैस के साथ एक प्रॉब्लम थी, ये इतनी ज़्यादा स्टेबल होती है कि 100 साल तक भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, और ये हवा से इतनी ज़्यादा हल्की होती है कि अगर ये एनवायरनमेंट में निकलती है, फ्रिज से रिसाव होता है, तो ये धीरे धीरे ऊपर उठ करके धरती के एनवायरनमेंट के सबसे ऊपरी छोर पे चली जाती है जहाँ ओजोन लेयर है, और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो ये CCl4 का क्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है, ये निकल करके O3 को ब्रेक करता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है और क्लोरीन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके अलग कंपाउंड बना देता है।
तो ओज़ोन लेयर धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होती है। ये ओज़ोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन समझाती है, और अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है हमारे स्किन के लिए, और जितने भी प्लांट, वेजिटेशन, एनिमल्स हैं सबके लिए। कई प्रकार के स्किन कैंसर्स इसकी वजह से होते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखना शुरू किया कि जब से ये गैस यूज़ होना शुरू हुई है रेफ्रिजरेटर्स में, और इसे फ्रीऑन नाम दिया गया था, ब्रांड नेम। तो जब से ये फ्रीऑन यूज़ हुई है तब से ओज़ोन लेयर में एक बड़ा होल होना शुरू हुआ है, और इसी रेट से अगर ओज़ोन लेयर ख़त्म होती रही तो एक समय ऐसा आएगा कि धरती पे जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना और सारे देशों ने इसमें साइन किए, इंडिया ने भी साइन किए कि हम लोग धीरे धीरे अपने फ्रिज में ये वाली गैस पर बैन लगाएंगे, और इसकी जगह कोई सेफ़ अल्टरनेटिव ढूंढेंगे जो कि ओज़ोन के साथ रिएक्ट ना करता हो। जैसे कि क्लोरोकार्बन की जगह पे अगर हम फ्लोरोकार्बन यूज़ करें तो शायद वो उतना ओज़ोन के साथ रिएक्ट ना करें। तो इंडिया ने करीब 2020 आते आते इसके ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया। ये बैन हमेशा फेज्ड आउट मैनर होते हैं, ऐसा नहीं होता कि अचानक आज से ही बैन लगा दें, वरना बहुत सारा कंपनियों को लॉस होगा, और बहुत सारी कंपनियों के पास प्रोडक्ट ऑलरेडी बने पड़े होते हैं, तो उन सब को भी इस्तेमाल में ख़त्म करने के बाद ये बैन लागू होते हैं। तो फेज्ड आउट मैनर में ये तय हुआ कि अब धीरे धीरे रेफ्रिजरेटर्स में से ये गैस ख़त्म हो जाएगी, और अब 2020 के बाद ये गैस यूज़ करना बंद कर दी गई है। और साइंटिस्ट लोगों ने कुछ पॉजिटिव संकेत दिए हैं कि जो ओज़ोन में होल हुआ था वो अब हील हो रहा है, बेटर हो रहा है। तो ये दो बड़े आविष्कार थे जो कि संयोग से एक ही व्यक्ति ने किया, थॉमस मिजली ने, और दोनों ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए, पूरी धरती के लिए इतने ज़्यादा ख़तरनाक थे कि एक एनवायरनमेंट हिस्टोरियन ने कहा कि अगर हम कहें कि सिंगल ऑर्गेनिज्म, कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जिसने धरती का सबसे ज़्यादा नुकसान किया हो, तो वो थॉमस मिजली है। और थॉमस मिजली ने सिर्फ ये दो ही आविष्कार नहीं किए, उसने 100 से भी ज़्यादा पेटेंट किए थे। और फिर उसे जीवन के अंतिम दिनों में पोलियो हो गया, और पोलियो होने के बाद वो खड़ा भी नहीं हो पाता था, तो उसने एक नया आविष्कार किया, एक ऐसा बेड जिसमें बहुत सारी रस्सियाँ लगी थी, और एक तरफ रस्सी खींचने में बेड खुलता था और वो खड़ा हो जाए बिना किसी हेल्प के। फिर एक दिन ये पाया गया कि उस बेड में रस्सियों में कुछ रस्सियाँ उलझ गईं, और उससे उसका गला घुट गया, और वो उसी बेड पे डेड पाया गया। तो जो आविष्कार किया था उसने सहूलियत के लिए, उसी में मरा पाया गया। हालांकि बाद में ये भी कंट्रोवर्सी हुई कि शायद वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया था जीवन से और इन सब कंट्रोवर्सीज से भी, तो उसने शायद सुसाइड करने के लिए वो वाला बेड बनाया था। तो थॉमस मिजली की ये कहानी है, और कोई ज़रूरी नहीं कि साइंटिस्ट लोग जो आविष्कार करें उससे हमेशा भला ही होता रहो, लेकिन जल्दी ही हम पता भी कर लेते हैं और करेक्शंस भी करते हैं और उन चीज़ों पे बैन भी लगाते हैं। तो दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट में से कुछ आविष्कार तो बहुत अच्छे हुए हैं, हम अपने आसपास देखते ही हैं, और कुछ आविष्कार ऐसे भी हुए हैं जो कि धीरे धीरे इस प्रकार का डैमेज करते रहे। है ना मज़ेदार बात।